दोस्तों, मैं सुधीर मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में आपकी क्लास में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग बातों को आज हम जानेंगे अपने इस टॉपिक पर। हमारे ये टॉपिक है बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने पिछली क्लासेस में जैसे बायोलॉजी के हमने डिस्कस किया था सेल के ऊपर, वहाँ पर हमने सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सेल की डिवीज़न के ऊपर। हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज आप बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को जानेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानते हैं, देखिए आपको पता है कि कितना भी बड़ा विशालकाय शरीर क्यों ना हो, उसका निर्माण एक छोटी सी सेल से ही होता है। तो किस तरीके से सेल एक नए बड़े बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता होगा कि सेल सबसे पहले क्या करती है, सेल आपस में जब जुड़कर एक संरचना बनाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, घर को बनते देखा होगा, तो घर में सबसे छोटी यूनिट होती है ईंट। एक ईंट से एक दीवार बनती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको हर जगह मिलेगा, आपकी बुक में भी मिलेगा और लगभग सभी जो टीचर्स हैं वो इस एग्जाम्पल को जरूर लेते हैं, क्योंकि इसको समझाना बहुत ही ईजी होता है। क्योंकि एक सेल एक ईंट से कंपैरिजन करते हैं हम। अगर ईंटों को जब हम अरेंज करते हैं तो वो एक दीवार बनती है। ऐसे ही जब सेल आपस में अरेंज हो जाती हैं सेम टाइप की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब दीवार बनती है तो उसमें समान एक जैसी ईंटें ही लगाई जाती हैं। अलग अलग ईंटों को लगाने से ध्यान रखिएगा दीवार की संरचना बिगड़ सकती है। उसी प्रकार से जो टिश्यू होता है, जिसको हम ऊतक भी बोलते हैं, इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं आपस में अरेंज होकर क्या बनाती हैं, अंग का निर्माण करती हैं, ऑर्गन्स। जैसे ईंटों के बनने से दीवार बनती है और दीवारों के बनने से मिलते हैं कमरे, और कमरों से बनता है हमारा घर बनता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की संरचना भी कुछ इसी प्रकार से है। टिश्यू आपस में एग्रीगेट होकर, आपस में मिलकर, इकट्ठा होकर एक संरचना बनाती है, जिसे हम ऊतक बोलते हैं। और ऊतक आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सेल आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है। लेकिन बात आती है सेल में डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए एक चीज को ध्यान समझिएगा, और सेल में डिवीजन क्यों होता है, आपको ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। अगर सेल में डिवीजन नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, हमने कई बार हमारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई हमारे साथ घटना घटती है, उसमें हमको चोट भी लगती है। बट आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद ये चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में सेल का डिवीजन होना। अगर हमारे शरीर में सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारे शरीर में लगने वाली कोई भी जख्म इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। और बात को समझिएगा, अब सेल में डिवीजन किस तरीके से होता है इसको समझिएगा। सेल में मुख्यतः डिवीजन 3 फेजेस में होता है। सबसे पहला होता है एमिटोसिस, जिसे हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। दूसरा होता है मिटोसिस, जिसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है हमारा मियोसिस, जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल में डिवीजन होने से पहले एक और फेज होता है, जिसे अपन बोलते हैं इंटरफेज। ध्यान से समझिएगा ये इंटरफेज क्या होता है। इस फेज में क्या होता है कि सेल अपनी ग्रोथ करती है क्योंकि उसको डिवीजन करना है। इसमें क्या करेगा, सेल ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगी और यूज करने के बाद अपने जेनेटिकल मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ को दुगना करती है। क्यों? क्योंकि अब उसको टूटना है और टूटकर 2 नई सेल बनानी है। तो ध्यान रखिए, जब 2 नई सेल बनानी है तो उनमें जेनेटिकल मटेरियल एक बराबर होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक एक करके डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इंटरफेज में ध्यान रखिएगा क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल मैच्योर होती है। मैच्योर होगी तभी तो टूटेगी भाई, जब उसके पास सभी मटेरियल अवेलेबल होगा तभी तो। जैसे घर का बंटवारा करना तो क्या करेगा, सारी चीजों पहले जोड़नी पड़ेगी तब जाके बंटवारा होगा। ठीक उसी प्रकार से सेल क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद फिर डिवीजन होता है। तो डिवीजन में पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि एमिटोसिस। ध्यान से समझिएगा एमिटोसिस क्या होता है। एमिटोसिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एमिटोसिस में क्या होता है, ये डिवीजन, जैसे इसका हिंदी नाम समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, असूत्री। असूत्री का मतलब जिसमें कोई फॉर्मूला ही अप्लाई ना हो, वो होता है असूत्री। मतलब ये किसी भी तरीके से डिवीजन हो सकता है। और ये डिवीजन किस में होता है, ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे जीवों में, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे कि प्रोकैरियोट
जीव जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको एमिटोसिस, अच्छा ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। एक और आपको पता होगा हमारे शरीर में भी एमिटोसिस की प्रोसेस कहीं ना कहीं होती है। आपको पता है कहाँ? मैं बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज की सेल्स में भी एमिटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही डिवीजन होता है। ठीक है, सीड जो होता है हमारा बीज का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें भी एमिटोसिस की तरह ही सेल का डिवीजन होता है। मतलब इसमें सेल की कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं भैया, सेल में जैसे मन होता है वैसे दो भागों में। आपने अमीबा को भी देखा होगा, अमीबा का है ना, आपने अगर देखेंगे बैक्टीरिया सेल अपने आप दो भागों में टूट जाती है। मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ कि किस तरीके से हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन की स्टेज कहलाती है। इसमें ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं वो दो भागों में, ईस्ट सेल जो होती है वो दो भागों में टूट जाती है। अच्छा, और इसमें एक और चीज, जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो इक्वली जरूरी नहीं कि डिवाइडेड हो, सारा का सारा मटेरियल इक्वली डिवाइड नहीं होता इसमें। मतलब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, अपने तरीके से ये डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आसूत्री विभाजन, आसूत्री एमिटोसिस, है ना। बात करते हैं मिटोसिस। मिटोसिस को आपको समझना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेल डिवीजन में दो और चीज होती है मिटोसिस में, आप पढ़ने जाएंगे। एक पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, दूसरा पढ़ेंगे कीमोकाइनेसिस। ठीक है ना। पहले बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो मिटोसिस की प्रोसेस में 4 स्टेज होती हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे मेरे ख्याल से अभी तक आपका जो मैंने टॉपिक बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिटोसिस के ऊपर। ठीक है, मिटोसिस में 4 फेज होती है, मिटोसिस की 4 फेज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। देखो प्रोफेज ये सबसे मिटोसिस की सबसे पहली स्टेज है। पहले आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, देखिए इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। सम माने होता है समान मात्रा में विभाजन होना। अच्छा, आपने देखा होगा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा शरीर इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहा है, हमारा शरीर में इतनी बड़ी वृद्धि हो रही है। आप बचपन में कितने छोटे थे, आपके कपड़े आपको बताते होंगे क्योंकि आपके कपड़े छोटे होते चले जाते हैं, आपका शरीर बढ़ रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें, आप अगर कोई शूज पहनते होंगे तो उसका साइज भी धीरे धीरे कम, मतलब आपके पैर के बढ़ने के साथ साथ वो छोटा होने लगता होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में ग्रोथ हुई है, आपके बाल बढ़ते चले जाते हैं, आपके नेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें शरीर में ग्रोथ के बारे में पता है। ये ग्रोथ कैसे होती है इसको समझिए। ये ग्रोथ है हमारे मिटोसिस में, जिसको अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक सेल दो डॉटर सेल बनाती है, मतलब 1 मदर सेल कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल। और ये डॉटर सेल बिल्कुल अपनी मदर सेल की तरह ही होती हैं, बिल्कुल मतलब अगर हम बात करें तो बिल्कुल फोटोकॉपी, या हम इसको क्लोन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा उसका जेनेटिकल मटेरियल और हमारी मतलब मदर सेल्स और डॉटर सेल में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती, डिफरेंस नहीं होती कि आप उसको अलग कर सके। अब ये डिफरेंस कैसे होती है, ये डिफरेंस होने में, क्योंकि 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल में कैसे टूटती है यही आपको समझना है, यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोफेज के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये पहला फेज है मिटोसिस का, एम फेज में मिटोसिस का पहला फेज प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जेनेटिकल मटेरियल को सबसे पहले हम कब देख सकते हैं, सेल की डिवीजन में ही हम जेनेटिकल मटेरियल को देख सकते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोफेज में क्या होता है कि सबसे पहले जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो धागे जैसे कुंडलित फॉर्म में होता है, कुंडली जैसे फॉर्म में दिखाई देगा आपको सेल की न्यूक्लियस के अंदर धागे। तो ये क्या करता है, ये कंडेंसेंस होने लगता है। मतलब ये जैसे अगर आप धागे को रील से निकाल दें तो खुला हुआ धागा, और फिर धागे को रील में बांध दें। जैसे आपने देखा होगा धागा जो होता है, कपड़े सिलने वाला धागा, वो रील में होता है तो वो कंडेंसेंट होता है। अब उसको अगर हम खोलना चालू कर दें तो ये कॉइल, अनकॉइल कहलाएगा, वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो ये जो प्रोफेज होती है इसमें जो अनकॉइल्ड हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो कॉइल्ड होना चालू हो जाता है, कॉइल्ड होना है ना, धागे और क्रोमोसोम्स बनाता है। मतलब क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन मटेरियल जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, जो हमारा प्रोटीन था, वो कंडेंसेंट होकर, कुंडलित होकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। और आधे और 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिल जाती हैं। किस जगह से, बीच में सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर में 2 क्रोमोसोम्स, आपको यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा, देखिए सिस्टर क्रोमेटिन भी आपको दिखाई दे रही होगी, और बीच में ये कनेक्टेड है, जहां पर कनेक्टेड है उसका अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर प्रोफेज की पहली स्टेज में क्या होगा, ये हमारा जेनेटिकल मटेरियल कंडेंसेंस हो गया, कुंडलित हो गया,
कुंडलित होने के बाद, ध्यान रखिएगा, कुंडलित होने के बाद सेल में पाए जाने वाले के पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंटर पे चले जाते हैं, पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही सेंट्रियोल सेंटर पे मतलब देखा जाए तो पोल पर चले जाते हैं, और पोल पे जैसे ही जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस किस में होती है, प्रोफेज में होती है। आपको ध्यान से रखना, ध्यान देना प्रोफेज की। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखिएगा। जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में बदलता है, मतलब कंडेंसेट, कुंडलित हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 याद रखिएगा, क्रोमोसोम बनता है। फिर क्या होता है, सेंट्रियोल जो होते हैं वो पोल पर चले जाते हैं, सेंट्रियोल पोल पर चले जाते हैं, दोनों के दोनों सेल न्यूक्लियस के बाद जो सेंट्रियोल होता है वो पोल पर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर ध्यान से समझिएगा, इस पे स्पिंडल फाइबर बनना चालू होते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर बनेगा क्योंकि सेंट्रियोल का काम ही होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। अच्छा, स्पिंडल फाइबर क्या होता है मैं बताता हूँ। ये भी प्रोटीन से बने फाइबर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड से काइनेटोफोर से अटैच होते हैं, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है ना वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और बीच में एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसका मतलब ये होता है सेंटर पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर पे आधे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। दूसरे स्टेज होता है हमारा मेटाफेज में आपको प्रोफेज में आया होगा। मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम को हाफ डिवाइड करेंगे, है ना। हाफ डिवाइड क्यों करते हैं, और हाफ डिवाइड करके बीच में एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये मेटाफेज में होता है। ध्यान रखिएगा, पहली फेज में हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक क्रोमोसोम में जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि पोल पर हैं, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आधे क्रोमोसोम अब डिवाइड होंगे। जब तक क्रोमोसोम आधे डिवाइड नहीं होंगे तो भैया सीधी सी बात है, सेल 2 कहां से बनेगी। तो सेल को 2 बनने के लिए कम से कम उसके क्रोमोसोम आधे तो डिवाइड हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो एक स्पिंडल फाइबर से मिलकर एक खींचते हैं। मतलब मेटाफेज में ना आधे क्रोमोसोम डिवाइड होने लगते हैं। तो यहाँ पर होता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद आता है हमारा एनाफेज। ठीक है ना। एनाफेज में क्या होता है, कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये आधे क्रोमोसोम को खींचते हैं। खींच के कहाँ पर ले आते हैं, पोल पर ले जाने लगते हैं। और ये लगभग खींच कर जब इसको पोल पर ले जाते हैं, तो जब पोल पर ये हमारे आधे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, तो ये जो स्पिंडल फाइबर बने होते हैं, जो कि जिसका मुख्य काम क्या था, जैसे कि रस्सी का काम क्या होता है, अगर किसी से बांध के हम खींच सकते हैं, बिल्कुल सेम यही काम था। यही काम होता है स्पिंडल फाइबर का। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को हाफ खींच लेते हैं और पोल पर ले जाते हैं। जैसे ही पोल पर चले जाते हैं, हमारा जो प्रोफेज है, ये भी हमारा एनाफेज कंप्लीट हो जाता है। एनाफेज का मुख्य काम क्या है, बस आधे क्रोमोसोम को पोल पर ले जाना। मेटाफेज का काम क्या था, स्पिंडल फाइबर से दोनों क्रोमोसोम को हाफ डिवाइड कर देना, है ना। और लास्ट वाला फेज आता है टेलोफेज। इसको समझिएगा, जैसे ही पोल पर क्या होते हैं, आधे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। तो पहले स्टार्टिंग स्टेज में क्या हुआ था, ये क्रोमोसोम क्या कर रहे थे, कुंडलित हो रहे थे, है ना, मतलब धागे की, मतलब कंडेंसेट हो रहे थे, क्रोमोसोम बना रहे थे। अब यही क्रोमोसोम वापस उसी धागे को खुलने लगते हैं। मतलब जो पहली स्टेज, मतलब हमारी सबसे देखा जाए तो प्रोफेज और टेलोफेज बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल। क्योंकि पहले वाली फेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्बर वापस बन जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्बर वापस बन जाती है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्बर वापस बनती है, न्यूक्लियर मेम्बर के बनते ही क्या होता है, आधे क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, और जो धागे जैसी संरचना बनी थी क्रोमोसोम की हमारी, वो क्रोमेटिन मटेरियल में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहला फेज और लास्ट वाला फेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो जैसे ही ये आधे डिवाइडेड हो गए और इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर हमारी एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस। मतलब 2 भागों में न्यूक्लियस डिवाइडेड हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारा आता है दूसरी स्टेप, कीमोकाइनेसिस। जैसे ही न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइडेड होता है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस थी। साइटोकाइनेसिस में मैं बोल रहा था, साइटोकाइनेसिस की कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने मिटोसिस में 4 स्टेज के बारे में पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये किसमें आती है, ये न्यूक्लियस की डिवाइडेड है, और जैसे ही न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है फिर हमारा आता है क्या, साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म जो था वो दो भागों में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बन जाती है। तो इस प्रकार से एक मदर सेल कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल, और जिसमें उतने ही नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं जितने की मदर में थे। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई चीज चोट लगती है ना, तो उस पर जब नई चमड़ी आती है, नई स्किन आती है, कुछ भी होता है तो बिल्कुल सेम वो पहले वाले की तरह ही होती है। तो हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई भी ग्रोथ होगी तो उसको आपको ध्यान रखना है मिटोसिस, वहां पर मिटोसिस होती होता है, क्योंकि जितनी सेल हमारी डैमेज होंगी उतनी सेल बनेंगी भी। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कम सेल बनेंगी तो सीधी सी बात है, कोई जख्म अगर हो गया है तो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उतनी सेल बनी नहीं। इसलिए इसको हम समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। अब लास्ट वाला हमारा बचा है मियोसिस। मियोसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मियोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, आपको याद रखना है, मियोसिस की प्रोसेस केवल और केवल हमारी जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स आपको समझते हैं ना, हाँ जी, वो सेल जो कि जनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। ये दोनों, इन दोनों में जो डिवीजन होता है तो वहां पर होती है हमारी मियोसिस। अच्छा, मियोसिस में भी ये चीज होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हमने पढ़ा है, ये भी स्टेजेस इसमें भी होती हैं। लेकिन आपको मियोसिस को समझना है, इसमें क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब वही, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अपनी संख्या के आधे हो जाते हैं। इसमें सेल क्या होती है, ये केवल जर्म सेल्स में होता है, ध्यान रखिएगा, मेल के स्पर्म में और फीमेल के ओवम में। आपको पता है ना कि एक पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अब जब संतान में ये गुण आधे ही जाते हैं, क्योंकि आधे गुण माता के होते हैं और आधे गुण पिता के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मियोसिस की प्रोसेस में जो एक सेल 4 सेल में डिवाइडेड होती है। पहली बात है, इंटरफेज की स्थिति में सेल डबल होती है तो 2 सेल बनाएगी, तो 46 क्रोमोसोम डिवाइडेड होते हैं। फिर यही 2 सेल 2 भागों में और टूटती है, तो यहाँ पे 23 गुणसूत्र बनते हैं। तो 23 गुणसूत्र हो गए मेल के और 23 गुणसूत्र फीमेल के मिलकर एक अंडाणु का निर्माण करती है ना, हम जिसको जायगोट बोलते हैं, जायगोट का निर्माण करती है। फिर यही जायगोट लगातार डिवाइडेड होने लगती है और लगातार डिवाइड होने लगती है। ये प्रोसेस लगातार डिवाइडेड होगी, आधे क्रोमोसोम जाते हैं। अगर आधे क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है। अगर 46 से 47 क्रोमोसोम जब बॉडी में हो जाते हैं तो शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई चीज आपको दिखने लगती होगी, ध्यान रखने का, क्योंकि बहुत सारी इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम की बीमारियां भी बोलते हैं। क्रोमोसोम की संख्या में कम हो जाना और क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ जाना, मतलब कोई ना कोई हमारे शरीर में नया विकार आपको देखने को मिल जाएगा। अगर क्रोमोसोम की, अगर सोचिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ना होता तो क्रोमोसोम की संख्या किस तरीके से बढ़ती, मतलब 46, अगर 46 किस तरीके से हो रहे हैं, एक 46 मेल से और 46 फीमेल से, तो यहाँ पर तो 92 हो गए। और यही अगर इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं तो हर बार ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी बढ़ती चली जाएगी, मतलब शरीर में कितने सारे विकार आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सी प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन। आधे सूत्र हो जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है ताकि बराबर पेयरिंग। अब अगर आप देखेंगे तो माता और पिता में जितने गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र संतान में भी है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, आधे आधे गुणसूत्रों की शेयरिंग होती है। तो उसमें इस प्रकार से आधे गुण माता के, आधे गुण पिता के आ जाते हैं। तो कभी कभी बच्चा अपनी माता के समान दिखता है, कभी पिता के समान दिखता है, दोनों के समान भी दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। तो अर्ध गुण, अर्ध सूत्री, समसूत्री और असूत्री, ये तीनों आपको आयोग समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।